नमस्कार, जय हिंद। पिछले एपिसोड में हमने देखा था दो महत्वपूर्ण शब्द, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। तो इन्फ्लुएंस शब्दों से, चमक दमक रोशनी से, पद से, प्रतिष्ठा से, पैसों से, सामान से कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। पूरी एडवर्टाइज की दुनिया, पूरी फैशन इंडस्ट्री, पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब लगातार इन्फ्लुएंस की कोशिश में। सबको भी बाजार चाहिए। आज हमने स्थिति ऐसी खड़ी कर दी है कि घर को भी बाजार बना दिया। तो जो बाजार चीज है जिसमें केवल विनिमय है, आप समझते हैं ना विनिमय क्या है? ट्रांजैक्शन। तो पूजा, तुम मुझे ढोकला दो, मैं तुम्हें हांडवा देता हूं, ये हो गया विनिमय। तो तुम ढोकला खाओ, मैं हांडवा खाऊं, और जब तक ढोकला चले, हांडवा चले, तब तक तो मजा आएगा, बाद में क्या। तो इन्फ्लुएंस का दायरा बहुत छोटा है। शैलेंद्र सिंह की पिक्चर देखने जाएंगे ना, तो 3 घंटा एकदम फूल गुलाबी मूड में, राइट। जैसे बाहर आए, वहां स्कूटर पड़ा था, छोड़ के गए थे पक्का, वापस आए तो दोनों टायर में से हवा गायब। एकदम अंदर जो पिक्चर चल रही थी, दीदी तेरा देवर दीवाना वाली, फूल गुलाबी मूड, किसी की शादी हो रही है, एकदम मस्त मस्त गाने। तो यहां स्कूटर में से हवा निकल गई, और मैं क्यों बोलूं, आप बोलो अपने मन के अंदर, क्योंकि आपको एक्सपर्टीज आई गई है। तो देखिए, इतना रेफरेंस इसीलिए मैंने दिया कि इन्फ्लुएंस कितनी चलती है, बस इतनी ही चलती है। इंस्पिरेशन के बारे में बात करें, इंस्पिरेशन लंबी चलती है। कौन कहता है गांधी जी, सुभाष जी, भगत सिंह जी सब मर गए? इनके शरीर नहीं रहे, ये तो हमेशा से है। देखो अभी इस क्लास के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि हमने इनको याद किया। अगर 2 कान, 2 आंख और नाक का पूरा पिंजरा ही इंसान होता, तब तो इनको थोड़ी याद करते। तो जो चला गया वो शरीर था, जिनको हम याद करते वो एक विचार था, और वो विचार कभी नहीं मरते, वो अभी भी है। जेल के अंदर बैठे बैठे भगत सिंह ने जो खत लिखे, मुझे बड़ी खुशी है। गुजराती में इसी सभी खत अब उपलब्ध है। मैंने तो पंजाब गया था तब हिंदी में पढ़ा, तो अभी गुजराती में उपलब्ध है। ये व्यक्ति कहते हैं मैं बड़ा नास्तिक हूं। अब इनकी आस्था भारत माँ के प्रति कितनी बड़ी है, कौन इसको नास्तिक कह सकते हैं? वो कोई पुराने समय के जो ईश्वर के ख्यालात थे, या अभी भी चल रहे, कोई दंड देने वाला बैठा है ऊपर डंडा लेके, राइट, और कोई हिसाब रख रहा है कि तुम अच्छा करो तो मैं तुम्हारा कुछ फेवर कर दूंगा। ऐसे ईश्वर में वो नहीं मानते थे। अब भारत माँ जमीन का टुकड़ा नहीं है, उन्होंने इसी कितनी आस्था बनाई। फांसी के फंदे पर जब इनको कहा गया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, देखिए इतिहास में ऐसे बहुत कम वाकया है जिसमें किसी ने फांसी के फंदे को चूमा हो, दोस्तों को गले लगाया हो, और जब इनको माफी देने वाली बातें चलती थी तो जेलर कहता था कुछ कर लो, अभी भी संभावना है, देश तो आजाद होगा नहीं और तुम बेकार में मरोगे। भगत सिंह साहब का जवाब था, देश तो अवश्य आजाद हो जाएगा, हजारों को बलिदान देना पड़ेगा, मुझे खुशी है कि मैं पहला हूं। इन्होंने असेंबली में जो बम फेंका, इंटेंशनली ऐसा फेंका कि लोगों का ध्यान खींचे लेकिन किसी की हत्या ना हो, और वो भागे नहीं, वहां रहे। दोस्तों, मैं भगत सिंह की कहानी कहकर के आपका ध्यान खींच रहा हूं। इंस्पिरेशनल लीडरशिप, एंड अभी मैट्रिक्स दिखाया था, डेवलपिंग अदर्स। व्यक्ति अपनी इमोशन को कितनी हद तक मैनेज कर सकता है। एक खत में लिखते हैं अपने भतीजे को, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब इतना बड़ा देश के लिए कर गए, लेकिन लिख रहे मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इतने विनम्र है।
देखिए कितना इंस्पिरेशन रहा। भगत सिंह की स्टोरी को मद्देनजर रखते हुए एक फिल्म आई, और मेरा रंग दे बसंती चोला जो पुरानी फिल्म में गाना था, वैसे ही गाने को जरा डिफरेंट करके रंग दे बसंती चोला गाना फिर से आया। भगत सिंह कभी मरेंगे नहीं। दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं भगत सिंह साहब के सिक्के इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं आपके जैसे कई यंग लोगों को जलियांवाला बाग ले गया हूँ। मैं सबको तो नहीं ले जा सका, लेकिन मैं भगत सिंह के बचपन के घर गया हूँ। वो स्टोरी में यहाँ बता चुका हूँ। तो मैं क्विकली केवल मेन लाइन कहूँगा, कैसे अपनी इमोशन को नियंत्रित करते या बहने देते हैं, तो कैसे सोशल इम्पैक्ट होता है। दरोगा ने मुझे कहा कि आज छुट्टी का दिन है, मेरे पास चाबी नहीं है और मैं आपको इस घर के अंदर नहीं जाने दूंगा। शैलेंद्र सिंह जी, वो खट्टर तला था रोपर के पास, पंजाब। तो मैंने कहा, भाई मैं कितनी दूर से आया हूँ, मेरा पर्स दिखाया, बचपन से ये फोटो रखा है, मेरे लिए तीर्थ स्थान है, मैं अपने भगवान के दर्शन करने आया हूँ, भाई जाने दे। उसको कुछ असर नहीं हुआ। बोले कि मेरी तो नौकरी जाएगी, मैं कैसे जाने दूँ, और वैसे भी चाबी मेरे पास नहीं है। विंटर के दिन थे, मैंने सूट पहना था, मैं उसी जमीन के अंदर लंबा हो गया और आंखों में से आंसू की धार, चौखट पे माथा रखा, मनोमन भगत सिंह का धन्यवाद किया। मन में कल्पना चली, इसी धूली में बचपन में भगत सिंह खेले होंगे। वो धूली माथे पे चढ़ाई और हाथ जोड़ के नतमस्तक खड़ा रहा। वो दरोगा मेरे पास आया, मेरा सूट उसने झाड़ा क्योंकि पूरा धूल धूल हो गया था। बोले, ये सब आपने क्या कर दिया? मैंने कहा, आपके लिए मकान है, मेरे लिए तो भगवान का मंदिर है। उसने अपनी कुर्सी पे बिठाया, गया ब्लॉक ऑफिसर के घर, चाबी लाया। तो बाकी की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने जी भर के भगत सिंह साहब के घर में पूरा घंटा बिताया, सभी तस्वीरें ली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे तस्वीर लेने नहीं देते, मेरे पास कलेक्शन है। पकड़ में आया आपको? अपनी इमोशन को बहाने देना, ये भी नियंत्रण है, जड़ नहीं हो जाना है। तो अब वो जो मैट्रिक्स मैंने अभी आपको देखा है दोस्तों, आज ये मैट्रिक्स पूरा होगा। और वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में मुझे जो इनपुट देने थे वो आज सभी पूरे हो जाएंगे। सोमवार का जो एपिसोड है, सोमवार शाम का, वो क्वेश्चन आंसर हुआ एज यूजुअल। जैसे कोई भी स्किल समाप्त होती है तो हम एक डेडिकेटेड एपिसोड रखते हैं क्वेश्चन का। तो आप चाहे तो कल, परसों और सोमवार प्रश्न डाल दे ग्रुप के अंदर कोपिंग विद इमोशन में, या फिर उसी दिन भी आप पेश करें, तो सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। तो नाउ लेट्स गो टू प्रेजेंटेशन। नियंत्रण का मतलब है जैसे अपनी इमोशन को बहाना चाहे। तो देखिए, इंस्पिरेशनल लीडरशिप की बात होगी, डेवलपिंग अदर्स की अभी मैंने बात करी। हम जब लोगों को इंस्पायर करते हैं तो लंबा चलता है। इन दैट लेंथी प्रोसेस पीपल ग्रो, पीपल डेवलप। इन्फ्लुएंस में लोग बस ताली मार के चले जाते, उसमें डेवलपमेंट नहीं होता। अगर आपने भगत सिंह की कहानी बिल्कुल ध्यान से आज सुनी होगी मेरे मुंह से, क्योंकि ये ऑथेंटिक थी, मैं गया था और जो बात घटना घटी वैसी ही सुनाई, तो आपके साथ ये लंबे समय तक जाएगी। कईयों के मन में ये भी होगा कि सर वो तस्वीर दिखाइए। पहले मैं ग्रुप में दिखा चुका हूँ वेबिनार वाले में। तो ये डेवलपिंग अदर्स में कैसे वो काम करता है, हम अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं तो लोगों को भी उसको कॉपी करने का मन होता है। इन्फ्लुएंस में टेम्पररी लोग कॉपी करेंगे, लंबा नहीं चलेगा क्योंकि उसका ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं। अब दो महत्वपूर्ण तत्व है, बिल्डिंग बॉन्ड्स, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ये बिल्डिंग बॉन्ड्स क्या है? दूसरों के साथ मैत्री का सेतु बनाना, ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले बता दूं। इस संसार में जरा ध्यान से शैलेंद्र सिंह देखिएगा, आज मैंने आपका नाम लिया है, सिनेमा थिएटर से बाहर निकाल के स्कूटर का एग्जाम्पल दिया है, मुझे ध्यान से देख लेना। इस संसार में मेरे जैसा कोई भी नहीं है। कॉलर ऊपर करता हूं। जो मेरे पुराने विद्यार्थी वो मुस्कुरा रहे, उनको मालूम है कि दूसरा लाइन क्या आएगा। आपके जैसा भी कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो आप एक एक व्यक्ति एक एक यूनिक हो,
संसार में आपके जैसा कोई भी नहीं है। आइटम बोलो तो भी आप, महान बोलो तो भी आप, फालतू बोलो तो भी आप, भंगार बोलो तो भी आप एक ही हो। अच्छा, आपका मूल्यांकन कौन करेगा कि आप कैसे हो? आपका मूल्यांकन आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? हम दूसरों के रेफरेंस से अपने आप को देखते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी बाधा है बिल्डिंग बॉन्ड्स में। दोस्तों, समानता का आधार है कि हर एक मानव मानव का ही बच्चा होता है, गधा घोड़े का नहीं होता, आसमान में से नहीं टपकता। पैदा होने के बाद उनके माता पिता जो मसाला जैसे पिज्जा में डालते हैं ना, ऑरिगानो, फिर पापरिका, 3-4 प्रकार के मसाले डालते हैं, ऊपर से कुछ कुछ सोसिस लगाते हैं, फिर पिज्जा कैसा बन जाता है? वैसे माता पिता, फिर टीचर्स, फिर सोसाइटी, ये सब मसाले डालते हैं और हमारा पिज्जा बन जाता है। ऐसे अब अभी हम यहाँ हैं। ये ईश्वर गुरु वाहेगुरु परमात्मा ने हमें जीनेटिक मेकअप माता पिता का भेंट दे करके भेजा कि भाई शरीर तुम्हारे माता पिता से मिला है, अब ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। हम क्या करते हैं, बचपन में तो उनकी बात मान लेते हैं, टीचर की भी मान लेते, समाज की भी मान लेते, लेकिन हमारे अंदर एक अद्भुत क्षमता है जानने की। तो जानने के लिए केवल 3 काम करना होता है। स्वयं में निरीक्षण, देखो अपने आप को कि आपको क्या लग रहा है। फिर साथी में परीक्षण, अपने दोस्तों को, मित्रों को, औरों को पूछो कि आपको क्या लग रहा है। और फिर पृथ्वी के 750 करोड़ लोगों को क्या ये स्वीकार्य होगा? यह है सर्वेक्षण, यह है जानने की प्रक्रिया। भाई गणपति दूध पीते कभी, पर एक समय ऐसा आया पूरे वर्ल्ड में गणपति दूध पीने लगे। उज्जैन में महाकाल को दारू पिलाते हैं। अब महाकाल दारू पिएगा? जरा तो दिमाग चलाओ, रॉक की मूर्ति है, उसमें फीसर है, फीसर यानी छोटा सा क्रेक। कैपिलरी एक्शन सब जानते होंगे, कैपिलरी एक्शन से, और फीसर है तो उसमें तो कुछ कैपिलरी की भी जरूरत नहीं। ऐसे नॉर्थ में एक ज्वाला जी है, ज्वालामुखी देवी, मैं गया था वहां ट्रैकिंग करते हुए। लोग पाँव उसको माता जी मानते हैं। मैं कहता हूँ माता जी की गोद में जाके बैठो ना, अगर माता जी है तो। अरे भी पृथ्वी के अंदर से ज्वाला निकल रही है, मोल्टन लावा के ऊपर से जैसे निकलती है वैसे ही, और फीसर में से निकलती है, थोड़ी ही निकलती है, और वो निकलती रहती है। बीच बीच में कम गैस होती है तो थोड़ी छोटी हो जाती है। मानना और जानना, तो हम जानने की चेष्टा करेंगे तो मालूम पड़ेगा। एक छोटी सी बच्ची आर्या से लेकर के चीनू का तक की पूरी रेंज, सब लोग यहाँ मौजूद है। ये एक अपने आप में इशारा है कि सब कोई समझना चाहता है, सब कोई जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है, और सब कोई समझ भी सकते हैं। तो हम सभी मानव सोचने समझने में सेम, अभिव्यक्त करने में अलग, बस इतना ही है। तो जब दूसरा व्यक्ति अपनी इमोशन को अभिव्यक्त कर रहा है, वो हमारे जैसे ही करेगा, ये कैसे संभव होगा? तो दूसरों की इमोशन से प्रभावित नहीं होना, यही अपनी योग्यता है। जीवन विद्या का सूत्र है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना ही अपनी योग्यता है। तो दोस्तों, मूल मैट्रिक्स में जो बॉन्डिंग बिल्डिंग बॉन्ड्स है, हमारे बॉन्ड टूटते हैं, इसलिए बॉन्ड बनते नहीं, हम बॉन्ड बनाते ही नहीं। बाकी आप देख ही रहे हो, आज 129वां एपिसोड है, मैंने सभी के साथ बॉन्ड कैसे बना लिए। दूसरों को इंसान समझे, ना छोटा ना बड़ा, ज्ञान में बड़ा है, उम्र में शायद छोटा भी हो, उम्र बड़ी हो लेकिन अक्ल कम हो, ऐसे ज्ञान के संदर्भ में बोल रहा हूँ। क्षमता तो है, लेकिन जो जितना ध्यान देगा वही समझेगा भी, जो ध्यान नहीं देगा वो नहीं समझेगा। तो आपके लिए अब बिल्डिंग बॉन्ड बनाना सरल हो गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अब आपके जैसा ही है। तो किसी को दोस्त कैसे बना दे? बोलते हमारे और उनके विचार सेम है। भाई विचार सेम नहीं, विचार भी सेम, भावना भी सेम, भूख भी सेम लगती है, और सुबह में 7 से लेके 9:30 तक जैसा जैसा उठना।
शौच क्रिया और नाश्ता की क्रिया सभी के समांतर लगभग चलती है। तो हम शरीर के स्तर पे भी बहुत सारा कॉमन है, केवल थोबड़े के ऊपर मत जाना। तो मेरा कहना ये था कि हर एक की अभिव्यक्ति भले अलग हो, इंसान हमारे जैसा है, इस बात पर हम बॉन्ड बना सकते हैं। एंड फाइनली टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, दूसरों के साथ टीम कैसे बनाएं। तो वैसे तो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको अभी बताता हूँ, वो एक्चुअली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का डायमेंशन है, पर क्योंकि हम पर्सनल डायमेंशन से सोशल डायमेंशन को देख रहे हैं, उस एंगल से बताऊं तो टीम में 5 महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे पहले वननेस ऑफ पर्पस, हेतु की एक वाक्यता। आज परिवार भी टूटने लगे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के सब झगड़ा करते हैं, डाइनिंग टेबल पर फायर होता है, तो साथ साथ है ऐसा दिख रहा है नहीं, केवल पास पास है। तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मायने नहीं रखती। तो महत्वपूर्ण हेतु क्या है, तो परिवार किस लिए है। परिवार की व्याख्या है इस पूरे भवसागर अथवा संसार को खुशी खुशी जो पार करा दे, वो है परिवार। यानी घर में नित्य उत्सव हो, प्रसन्नता हो, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना हो, एकोमोडेशन हो, एडेप्टेशन हो। देखो कॉम्प्रोमाइज नहीं बोल रहा हूं, खुशी खुशी है तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज है, रोते रोते नहीं। तो ये हो गया वननेस इन पर्पस। फिर दूसरा है क्लैरिटी ऑफ गोल, कहाँ जाना है, कहाँ क्या पाना है हमें घर में। एंड कॉम्प्लीमेंटिंग रोल, अभी देखिए मैं प्रेक्षा के घर मेहमान बन के गया और मैंने रात्रि को रुकना भी तय किया। अभी प्रेक्षा रोटी बना रही है, तो मैं और तो क्या करूं, लेकिन मैं कम से कम डाइनिंग टेबल पर सबकी डिशेस सजा सकता हूं। मैं कुसुम्बा को हाथ पकड़ के चलो बैठ जाओ, आपको यहाँ बैठना है, हालांकि वो मजबूत है, चलने वाली है, लेकिन मैं चाहूँ तो ये भी तो परिवार में उपयोगिता है। हमारे छोटे छोटे लव के एक्सप्रेशन, आर्य को कहूँगा कि आज तू खाना नहीं खाएगी, तू मुझे परोसेगी, उसके बाद में मैं खाना खा लूँ तब तक तू बाजू में बैठेगी, बातें करेगी, बाद में मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। तो ये सब क्लैरिटी ऑफ गोल एंड कॉम्प्लीमेंटिंग रोल है। हम एक दूसरे को उपयोगी और पूरक भूमिका कैसे निभाएं। अब मुझे खाना बनाना आता नहीं, अब मैं प्रेक्षा को किचन में क्या हेल्प करूंगा। खाने में हेल्प कर सकता हूँ कि देखो तूने बनाया मैंने खा लिया, परस्पर उपयोगी और पूरक हो गए। ये तो लगभग सारे परिवार में होता ही है। तो उससे थोड़ा आगे जाएंगे, छोटे छोटे काम। तो मेरे पिताजी यहाँ मौजूद है, उन्होंने मुझे देखा है डाइनिंग टेबल पर सभी की डिशेज, पानी के प्याले, किचन में से कुक हो गई आइटम्स को डाइनिंग टेबल पर ले आना, सबका भोजन हो जाए, फिर सबके जूठे बर्तन जहाँ सफाई की जगह है वहाँ रख देना, बर्तन सूख गए तो रख देना। ऐसा ऐसा मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या उतना करूँ उपयोगी और पूरक हो जाऊं। ये हो गया कॉम्प्लीमेंटिंग रोल। ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, चौथा डायमेंशन, एक दूसरे पर विश्वास हो। आज परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। कुछ नहीं कहा, कुछ छुपाया है, तुम तो ऐसा ही करोगे, तुम तो ऐसे ही हो, ये सब अविश्वास के स्टेटमेंट है। तुमने ऐसा किया ही क्यों, तुम्हें अकल नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी स्टेटमेंट्स चलते हैं पति पत्नी परस्पर में, बच्चों के साथ भी, बच्चे बड़ों के साथ भी। एंड फाइनल तत्व है पांचवा, कमिटमेंट टू प्रोड्यूस रिजल्ट। 7 बजे घर से निकलेंगे, कहीं बाहर जाना है, ऐसा घर में एक व्यक्ति ने घोषित कर दिया तो सब लोग उसके अनुरूप काम करने लगे और 7 बजे घर से निकल जाए, इसको कहते हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस रिजल्ट। मैं परिवार को रेफरेंस में लेकर के यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट की उसकी एप्लीकेशन सेम है, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी है तो उसको ये पकड़ में आएगा। 5 तत्व मैंने कहे, वननेस इन पर्पस, हेतु की एक वाक्यता, क्लैरिटी ऑफ गोल, लक्ष्य की स्पष्टता, कॉम्प्लीमेंटिंग रोल, उपयोगी परस्पर उपयोगी पूरक भूमिका, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, विश्वसनीय संबंध, एंड पांचवा एंड फाइनली कमिटमेंट टू प्रोड्यूस रिजल्ट, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए निष्ठा। ये 5 तत्व होंगे तो टीम बिल्डिंग होगा। तो मैं फिर से आपको प्रेजेंटेशन पर ले चलता हूं।
देखिए इसको ध्यान से। सोशल स्किल में इंस्पिरेशनल लीडरशिप से लेकर के हमने टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन तक की बात की। ये उपयोगी और परस्पर भूमिका का नाम ही है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ऐसे शब्द एक दूसरे के अर्थ में प्रयोजित होते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब 3 सेगमेंट हम तक हमने देख लिया है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल स्किल। अब चौथा देखने जा रहे हैं सोशल अवेयरनेस। उसमें मैं आपको ले जाऊं, उसके पहले इसका पूरा कनेक्शन दिखा देना चाहता हूं। ये ऐसे है, सेल्फ अवेयरनेस में से सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट में रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एरो देखिए, तो पहले आप खुद के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस पा लेते हैं कि मैं अपनी इमोशन को रिकॉग्नाइज करता हूं और अपनी इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूं। ऐसा मेरे अंदर अब अवेयरनेस आया। तो अवेयरनेस के 2 लेवल हो गए, कौन से इमोशंस उठते हैं, उसका क्या असेसमेंट है, कहाँ मैं कंट्रोल के बाहर चला जाता हूँ, कहाँ मैं कंट्रोल कर पाता हूँ, इसकी टोटल क्लैरिटी। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट, कौन सी इमोशन को बहाना है, कहाँ रोकना है, यह है रेगुलेशन पार्ट। तो ट्रस्ट वर्दीनेस, विश्वसनीयता, विवेक, एडेप्टेबिलिटी, अभी मैंने बताया, जिंदगी को बेहतर बनाने की ड्राइव और मल्टीपल मोटिवेशन, और मैं इनिशिएटिव लूँ और फिर दूसरों को इन्वाइट करूँ। तो ये जो एरो है जिसमें आप इनिशिएटिव लेकर के दूसरे सेगमेंट में प्रवेश करते हैं, वहां हमने इंस्पिरेशनल लीडरशिप, अपने एग्जाम्पल सेट करके दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों को हेल्प करोगे डेवलप करने में कैसे, जैसे अभी आर्या की बात करता हूँ, डेवलपिंग अदर्स। उसकी माँ रोएगी तो आर्या रोना सीखेगी, उसकी माँ दुख भरी स्थिति में भी प्रसन्न रहेगी और शेयर भी करेगी कि बेटा ऐसा ऐसा दुख है, तो भी आर्या उसके पास से सीख जाएगी। ये हो गया डेवलपिंग अदर्स। विचित्र स्थिति में अपनी प्रसन्नता को बनाए रखना, या थोड़ा अप्स एंड डाउन हो लेकिन निरंतर खुशी का एक लहर चलता रहे, तो दूसरे उसमें से प्रेरित होंगे। इन्फ्लुएंस के बारे में काफी बात मैंने कही है, बिल्डिंग बॉन्ड्स का अभी बताया, सब लोग समान हैं, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अब हम फाइनल सेगमेंट में जाए उसके पहले एक विचार मुझे और अभी आया है, जो रिलेशनशिप में मैंने कहा था 4 लेवल है, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, वैल्यू एंड सेलिब्रेशन। आशा करता हूं सबको ये याद होगा और मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता भी दूं। दूसरा आपके जैसा नहीं है और कोशिश करते हैं आपके जैसा ही हो, तो जो मन में टीस उठती है, पीड़ा उठती है, उसको कहते हैं टॉलरेंस। हम टॉलरेट करते रहते हैं। टॉलरेशन के अंदर हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग रहती है, बाहर से बोलते हैं अच्छा, इसीलिए तो बोलते हैं मैंने टॉलरेट किया, अंदर तो पेन है। और अपनी ग्रोथ हो गई तो दूसरे लेवल पर पहुंचेंगे, एक्सेप्टेंस। गुजराती में सुंदर प्रयोग है, પડ્યું પાનું નિભાવી લેવું, હવે જે છે તે આ છે। શું કરો તમે? ઘરની વ્યક્તિને તો તમે છોડી બી ના શકો, લાફોય ના મારી શકો અને મન ફાવે તેમ ગુસ્સોય ના વ્યક્ત કરી શકો। એ પપ્પા બી હોઈ શકે। તમને ગમે એટલી ચીડ ચડતી હોય, તમે તમારા પત્નીને અમુક લેવલથી વધારે ખખડાવી ના શકો। એવું જ પત્નીનું પતિઓ માટે થાય, બાળકોનું પણ એવું જ, માતા પિતા સામે બહુ આક્રોશ આવતો હોય પણ પછી એક લિમિટથી બહાર ન જઈ શકે, એટલે પછી પડ્યું પાનું નિભાવી લેવું। नाउ दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, भाई दे आर ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, अब क्या करे, दे आर लाइक दिस। दोस्त तो यही कहते हैं अभी ऐसे ही है, स्वीकार ले, एक्सेप्टेंस। अब तीसरा लेवल आता है वैल्यू, और स्थिर हो गई इसमें और देखना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया, तो सामने वाले के गुण दिखते जाएंगे। अयोग्यम पुरुषो नास्ति दुर्लभ तत्र योजकः, संसार में कोई भी निकम्मा नहीं है, उसको देखने वाला, उसका योजन करने वाला ही दुर्लभ है, यानी हम ही दुर्लभ है जो दूसरों के गुण नहीं देखते। मेरी एक बेटी है, उसने मुझे शेयर किया कि पिताजी मेरे पर गुस्सा बहुत होता है, एक बार तो हाथ उठाने की चेष्टा की लेकिन फिर हाथ नहीं उठाया और बोला मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बेटी का ध्यान चला गया कि पिता के अंदर गुण देखने में, राइट।
अत्यंत रूढ़िचुस्त मानसिकता होते हुए भी बेटी को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेजा और वो पढ़ भी सकी पूरा का पूरा। जीवन विद्या के शिविर में भी आ सकी, आगे ग्रोथ भी कर चल रही है और मैं उसका पर्सनल कोच भी हूँ, पिता तो हूँ ही। तो और पहली मुलाकात से ऐसा हो गया कि ये मेरी बेटी है। तो देखिए मज़ेदार बात, वैल्यू सामने वाले के गुण दिख जाए। एंड फाइनली सेलिब्रेशन, મને કેટલુંક તો છે ને ગુજરાતીમાં જ કહેવું ગમે। કૌશલ્યાબેન જ્યારે છે ને અયોધ્યા ગલી નંબર 3 માં પેંડા વેચતા હતા ને, ત્યારે શ્રીલંકાની ગલી નંબર 4 માં રાવણની મમ્મી બી પેંડા વેચતી હતી। અને એમાં ટેન્શન શું રહે, ગાંધીજીની મમ્મી જ્યારે પેંડા વેચતી હતી ને, ત્યારે ગોડસેની દાદી બી પેંડા વેચતી હતી। બધા જન્મે ત્યારે તો સરખા જ હોય છે ને, પછી જે પીઝાની ઉપર મસાલો ચોંટે એવા થાય। આપણને એ ખબર પડવી જોઈએ કે સેલિબ્રેશન જિંદગીમાં ત્યારે જ આવે। આ આખો સંસાર આવી ખીચડી જ છે ભાઈ। હવે તમે દરેક વખતે એવું વિચાર કરો બધા તમારા જ જેવા હો, કેટલી જિંદગી બોરિંગ થઈ જાય। કલ્પના તો કરો આ સ્ક્રીનની ઉપર બધા શૈલેન્દ્રસિંહ જેવા દેખાતા હોય અને હું પણ શૈલેન્દ્રસિંહ જેવો દેખાતો હોઉં તો કેટલી લાઈફ બોરિંગ થઈ જાય। આ તો ચહેરાની વાત થઈ, રાઈટ। બધા એક જ સરખું બોલતા હોય, બધા એક જ રીતે હસતા હોય, બધા એક જ રીતે બખાડા કરતા હોય, તો જિંદગી કેટલી બોરિંગ થઈ જાય। જિંદગી ઉત્સવ એટલા માટે છે કે આવી બધી વિચિત્રતાઓ છે આપણી બાજુ। મિત્રો પક્ષ લેવાનો થાય ને ત્યારે એ નક્કી કરવું પડે કે અર્જુનનો પક્ષ લઈશ કે દુર્યોધનનો લઈશ। बाकी બંને કૃષ્ણના ભાઈ જ હતા। आप जानते हैं ना, इनको फूफी मामा का संबंध था ना। अब देखिए कृष्ण की बांसुरी बजती रही स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। मेरा प्रिय भजन पहले सुना भी चुका हूँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अखिल बोलने में तो रखिल है क्योंकि र जोड़ देते हैं। मधुराधिपतेर ऐसा है, तो मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हमेशा मधुर। यहाँ जो कृष्ण भक्त होंगे उनका एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पर ध्यान रहे कृष्ण के जन्म के बाद उसको मारने की कितनी चेष्टा हुई, कितने तरीके से उसको मारने के, छोटे बच्चे पर जरा भी रहम नहीं की, लगातार उसको मारने की चेष्टा हुई। अल्टीमेटली भी किसी ने मार ही दिया। राम के पास तो चॉइस थी। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि राम ने सशरीर सरयू में प्रवेश किया। इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत तो उनको सजा मिल सकती है अगर जिंदा बाहर निकल आए तो, क्योंकि आत्महत्या गुनाह है। पर हमें उसको ऐसे नहीं देखना है, उसको ऐसे देखना है ये बड़े संसार के परिवर्तनशील प्रवाह में नदी क्या है, एक प्रतीक है। राम ने शरीर छोड़ दिया, बस इतना ही। राइट, हम भी तो कभी शरीर छोड़ देंगे लेकिन हमारे विचार रहेंगे। तो जब तक शरीर ना छूटे, जिंदगी उत्सव बनानी है कि नहीं बनानी है। जिनको गुजराती पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़े, मरो ત્યાં સુધી जीवो, गुणवंत शाह। जियो जब तक तुम मरो नहीं। लोग ऐसा नहीं करते, रोते ही रहते हैं। जिंदा हूं इस तरह के हमें जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओ दुनिया के रखवाले, ऐसे मल्टीपल बहुत सारे गाने में गा सकता हूँ, पर जिंदगी उत्सव है तो ये गानों की आवश्यकता नहीं। आशा करता हूँ टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, वैल्यू एंड सेलिब्रेशन 4 लेवल है। तो बिल्डिंग बॉन्ड के समय ये ध्यान रखें, टीम वर्क में, कोलैबोरेशन में ध्यान रखें कि दूसरे आपके जैसे नहीं है, फिर भी आपके जैसे ही है, क्योंकि सभी मानव है, सभी समझ सकते हैं।
हर एक के एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को एंजॉय करें। तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, आज सवाल नहीं पूछूंगा, सीधा जवाब देता हूँ। भगवत गीता किसने दी? तो लोग जवाब में कहते हैं कृष्ण ने दी। मेरा साफ साफ जवाब है धृतराष्ट्र ने दी, क्योंकि भगवत गीता का पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। ये अंधा था, लालची था, लेकिन बड़ा क्यूरियस था, और उसने ड्राइवर को महल में बुलाया, अपने सामने बिठाया, पार्किंग में से उठाया संजय को, उसको पिज्जा खिलाया, शरबत पिलाया, कहा बेटा बता मेरे बच्चों ने और पांडु के बच्चों ने क्या करा। तो भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं है, भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के संवाद की कमेंट्री है, जो धृतराष्ट्र और संजय के बीच चलती है। किसी को इसमें असहमति हो तो अपना घर खोले, कपबोर्ड खोले और भगवत गीता निकाले। और अगर आपके घर में भगवत गीता नहीं है तो 10 फुट की टंकी की तलाश कीजिए और इसमें पानी भरिए और गुजराती कहावत याद कीजिए, ढांकणी में पानी लईने क्योंकि आज तो गूगल करते ही भगवत गीता पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल में भी आ जाती है, इसलिए कोई ऐसा कह ही नहीं सकते कि मेरे कपबोर्ड में नहीं है। ये कपबोर्ड आपका मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, और फिजिकल कपबोर्ड भी हो सकता है लाइब्रेरी का, पर आपके पास भगवत गीता होनी चाहिए। इसीलिए आपका हिंदू होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसके लिए केवल आपका इंसान होना जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता के अंदर कोई धर्म ध्यान की बात ही नहीं है, वो जिंदगी की सीधी सीधी बात है। अर्जुन बैठ गया फ्रस्ट्रेट होकर के, कृष्ण उसको समझा रहे, भाई बेटा उठ जा, तेरे सामने ये सब लड़ने आए हैं, ये तेरे सामने कोई डांस नहीं करेंगे, यहाँ तेरी शादी नहीं हो रही है, तू बैठा रहेगा ना तो तेरे को मार देंगे, तू उठ जा भाई उठ जा। वो कहता है नहीं उठू, सबसे पहले वाड़ी लाल आइसक्रीम खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, ये सब करो, फिर उठता हूँ। तो ये अल्टीमेटली उठ गया, भगवत गीता के अंत में उठ गया और बोलता है तुम जैसे कहोगे वैसा करूंगा, करिष्ये वचनम तव। तो मजेदार बात यह कि भी ऐसा डिप्रेस बंदा जिसकी इमोशन बिल्कुल डाउन हो चुकी है, ये इतना जोरदार काम करने कैसे खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, संजय वाउच करते उसके लिए, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्री विजय भूति धुआ नीतिर मतिर मम, वहां श्री यानी लक्ष्मी और जय निश्चय मिलेगा, ऐसा मेरा ध्रुव मत है। ऐसा संजय ड्राइवर गारंटी देता है कि ये दो जहां इकट्ठे हो गए ना, तो पूजा बहन दोनों को इकट्ठा करना है, अर्जुन नामक अपनी डिप्रेस इमोशन और किशन नाम का बांसुरी वाला, ये दोनों को इकट्ठा करे तो जिंदगी उत्सव होती है, फिर अधरम मधुरम वाला गाना गा सकते हैं। तो अब चलते हैं फाइनल डोमेन में, जिस डोमेन का नाम है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों इस डोमेन में मैं थोड़ी चीजों को ही टच करूंगा, क्योंकि एक स्किल डेडिकेटेड पूरी सेल्फ अवेयरनेस पर आएगी। तो मैं आपको इशारा कर देता हूं इसके अंदर क्या करेंगे। यहाँ सेल्फ अवेयरनेस है, ऐसा ही यहाँ सोशल अवेयरनेस है, पर मैं तो बोल रहा हूँ ये भी एरिया सेल्फ अवेयरनेस का है। कैसे? तो रिलेशनशिप के वेबिनार में मैंने कहा था विमला दाई का स्टेटमेंट, रिलेशनशिप इज अ मिरर, हमारे संबंध ही आईना है। तो यहाँ सोशल अवेयरनेस में हम ये देखेंगे, एम्पैथी, दूसरों को क्या हो रहा है, अभी जो खुद जड़ है उसको दूसरों की पीड़ा का क्या से एहसास होगा। तो दूसरों की पीड़ा अगर आप एहसास कर रहे हो तो उसका मतलब ये आपको अपनी पीड़ा का एहसास है और उसके प्रति संवेदना भी है। क्योंकि ये मैट्रिक्स डैनियल गोलमैन ने बनाया और इसका इम्प्लीमेंटेशन उसने कॉर्पोरेट सेक्टर में करा, इसलिए इससे शब्द प्रयोग किया है ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। मैं यहाँ आपको स्पष्ट करता हूँ पारिवारिक भूमिका में। तो ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस क्या है? पारिवारिक अवेयरनेस ही ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस है, क्योंकि परिवार भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैरिज एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? लग्न एक संस्था है, उसमें दो व्यक्ति सहयोगी होकर के इस संस्था को चलाना तय करते हैं। उसमें जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है, लेकिन टीम की तरह किया जाता है। जहां टीम की तरह नहीं होता वहां एक छत के नीचे दो रहते जरूर है, पास पास होते लेकिन साथ साथ नहीं होते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डगू मगू चलता है, जैसे रेलवे की पटरी,
दो पटरी साथ साथ दिखती है, पड़ी रहती है, कभी मिलती नहीं एक दूसरे को, ऐसे भी होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, और दूसरा है एनवायरमेंटल अवेयरनेस अथवा अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट। मेरे आसपास क्या चल रहा है, मैं केवल थोड़ी बातें बताता हूँ, आप अपने मन के अंदर उस चित्रों को देखने की चेष्टा कीजिए। देश में वैक्सीन का माहौल चल रहा है, किसी क्रिकेटर के घर कोई बच्चा आया है, अमूल ने पूरा कैंपेन रन किया है। जो बाइडेन की स्टोरी व्हाट्सएप में घूम रही है कि पत्नी की मृत्यु हो गई, बट बेटियों की मृत्यु हो गई, बेटे की भी डेथ हो गई, या कुछ गलत रास्ते पे चढ़ गया, खुद को भी बीमारी हुई। ये सब होने के बावजूद ये बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। ये सब स्टोरीज चल रही है। भारत में सेंसेक्स कोई हाई लेवल पर गया है, कहते हैं शेयर बाजार में जोरदार तेजी है, बिजनेसेस खुल रहे हैं नए नए, कितने स्टार्टअप जो थे वो एकदम ग्रोथ कर रहे हैं जो कोरोना के समय खुले थे। स्कूल कॉलेज के बारे में बहस चल रही है, काफी मजाक भी चल रही है मोदी साहब की, उत्तरायण से चल रही है। ऊपर 6 से ज्यादा व्यक्तियों का इकट्ठा होना मना था, लेकिन स्कूल में बैठने का फ्रीडम था। तो ऐसी बहुत सारी, वैक्सीन लेनी कि नहीं लेनी, रूमर भी चल रहे, कैंपेन भी चल रहा है, ये सब हमारे आसपास चल रहा है। अब आपको लगे कि जो बाइडेन का हमारे साथ क्या लेना देना, भाई जो बाइडेन का भी हमारे साथ लेना देना है, हमारे उनके साथ कैसे रिलेशनशिप रहेंगे। अभी उनका ग्रीन कार्ड या वीजा का मसला है, कितने भारतीय लोग वहां नौकरी कर रहे थे, कुछ एक की जॉब चली गई, कुछ एक भारत आए वापस ही नहीं जा पाए। तो जो बाइडेन की एक पॉलिसी से भारतीय लोगों में फर्क पड़ेगा, वहां कुछ फर्क पड़ेगा तो यहां भी फर्क पड़ेगा। टेक्सास में मोदी साहब गए थे, हाउडी मोदी नामक प्रोग्राम था, और वो कान खींच के वो ट्रंप को यहाँ मोटेरा ले आए अहमदाबाद में, वहां पहले घुमाया उसको। गुजराती में सुंदर कહેવત છે, આંગળી આપે ને તો પહોંચો પકડી લે, આ ગુજરાતી એવું જ કીધું। મને याद છે, आई विटनेस दैट हाउडी मोदी, टेलीविजन पर मैंने वो प्रोग्राम को पूरा देखा था। तो वो एकदम प्रोग्राम स्पीच समाप्त हो गई, उसके बाद मोदी उसके पास गए, कुछ घुसफुस किया, उसके हाथ पकड़ा और पूरे स्टेडियम में गोल गोल घुमाया, पूरी पब्लिक खुश, पूरे वर्ल्ड में बात चली। एक तो व्हाइट हाउस का स्टेज छोड़ के बंदा पहुंच गया, उन्होंने पूरी स्पीच व्हाइट हाउस के एम्ब्लेम के बिना दे दी। इतना ही क्या कम था, मोदी ने उसको घुमाया, तो ये उंगली पकड़ ली थी, उंगली दी तो पूरा पहुंचा पकड़ के यहां ले आए। मैं यहाँ मोदी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ भाजपा का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन चाइना का प्रीमियर जो है बंदा, उसको मोदी ने, जहां कोई रिवर ही नहीं है, ऐसे रिवर फ्रंट पर झूला झुलाया। मैं गांधीनगर में रहता हूँ, मुझे बिल्कुल मालूम है, गांधीनगर से साबरमती बहती बहती अहमदाबाद जाती है। अब गांधीनगर में पानी का एक ड्रॉप भी नहीं है। मैं ट्रैक करते हुए नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पर चला जाता हूँ रेत में, तो अहमदाबाद में पानी आया कहाँ से? तो पकड़ में आया कि वासना में बैरेज के दरवाजे बंद कर देते हैं, तो यहां से निकला पानी जो रुक गया, बाकी का थोड़ा नर्मदा कैनाल वाला छोड़ दिया, तो ये नदी है कि तालाब है? या मजेदार बात यही है, इस बंदे ने कितने बॉन्ड बनाए। ये वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। आते ही उन्होंने शुरू कर दिया वर्ल्ड में घूमना। लोग कहने लगे कि देश में कम ज्यादा बाहर। वो धीरे 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 पता पड़ा कि उन्हें सभी के साथ कैसी दोस्ती बनाई, कहीं फाफड़ा खाया, कहीं ढोकला खाया, जहां गए वहां भगवत गीता ले गए, सबको गिफ्ट करी। और बाबा रामदेव जी वगैरह कुछ साधुओं को कहा कि लगाओ उठ पटांग आसन, पूरे वर्ल्ड में योग डे करना है हमें, अब लोग हेल्दी तो होंगे ही, योग करेंगे तो उन्होंने, ये सब अवेयरनेस का ही नतीजा है। गुजराती में कवितानी चौपड़ी लखी, आंख आ धन्य है। एक बार इंसिडेंटली मैं, मोदी साहब, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और 10 एक मेहमान साथ में भोजन पर बैठे थे गांधीनगर में। सब लोग खाना खा रहे थे, इस व्यक्ति ने एक एप्पल खाया,
पूरी डिश में मल्टीपल व्यंजन थे, केवल एप्पल खाया। मैं देखता रहा उस समय, उनकी पूरी लैंग्वेज को देखता रहा, बॉडी लैंग्वेज को, बातचीत को। मुझे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे मिलना हुआ है, तो धीरे 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 मुझे पकड़ में आया ये व्यक्ति कैसे दूसरे के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है। उनके पीए के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा करीब 12,000 लोगों के नाम नरेंद्र भाई को कंठस्थ है। अब एक वाकया सुनाता हूँ। गोधरा गए जब वो गुजरात के सीएम थे। गोधरा में उन्होंने अपने पीए को कहा कि इस फला विस्तार में जाओ, वहां एक मुस्लिम धोबी है, उसको ले आओ। जब वो धोबी आया तो नरेंद्र भाई उठ के उसको चरण स्पर्श किए, बोले चाचा पहचाना, मैं जब प्रचारक समिति में था तब आपने मेरे बहुत कपड़े धोए और इस्त्री किए हैं। अब ऐसे आना तो मैं चाहता था, लेकिन अगर मैं आता तो पूरा पुलिस फोर्स सब कोई लग जाता, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। नाम से 12,000 लोगों को पहचानना, इट्स अ वंडरफुल स्किल। तो डैनियल गोलमैन के दादाजी को नरेंद्र भाई पचा गए। पूरा इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भी कहो, अभी आपको मजा आएगा। ये सीरीज समाप्त होने के बाद दूसरी सीरीज शुरू हो उसके पहले मैं आपको एक और होमवर्क देता हूं। नरेंद्र मोदी के डिफरेंट डिफरेंट प्रवचन के टुकड़े देखो, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस क्या होता है और एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है। वो जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र के अनुरूप कुछ करेंगे। आसाम बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है, वहां के हीरो भगवान तो रविंद्रनाथ टैगोर है। पकड़ में आ रहा है आपको? रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी याद कीजिए, उसके बालों को याद कीजिए। एक आम जनता को अपील हो सके ऐसा हुलिया, वैसे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें मजा थोड़ी पूरी देश में टीका हो जाती है। ये कोरोना को उसने पकड़ लिया कि मैं तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग में हूँ, हजाम कर आता नहीं है, ये दाढ़ी बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे टैगोर जैसे दिखने लगेंगे। वैसे भी अभी लगने ही लगे, आपको पकड़ में आ गया होगा। थोड़ी देर पहले लगता है मैं फेवर में बोल रहा हूँ। भाई मैं तो एक लोकशाही देश का नागरिक हूँ, जो दिखता है वो बोलता हूँ। मुझे गौरव है इस व्यक्ति के लिए जो अभी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री को दिखाना हो तो एक दमदार व्यक्ति है हमारे पास, राइट। जब मैं देश की बात करूं तो हम आत्मसम्मान पूर्वक पेश आ सके, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हो जाने चाहिए। पर घर के अंदर बैठे हैं तो उनकी कोई बातों को हमें टोकने की जरूरत है तो टोकना भी पड़ेगा, उसके बारे में टीका करनी है तो करनी भी पड़ेगी। पर बाहर वाला कोई आया तो हमें फिर ढाल बनना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने तो इनको भेजा है। ये भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। हम भूल जाते हैं, हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टी, जब हमने वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की थी तो कुछ एक पार्टी कहती उसका प्रूफ दो, ये मूर्खाई की पराकाष्ठा थी। पर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की है तो की है, हम दुनिया के सामने तो एकजुट हो। तो ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस इसके अंदर भरपूर है। और बताता हूं, थोड़ी लंबी स्टोरी है। अल गोर करके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक फिल्म बनाई, इनकन्वीनियंट ट्रूथ। आप लिख लो होमवर्क, ये देख लो, इनकन्वीनियंट ट्रूथ, गुजराती में अगवड भर्यु सत्य। अगर आपको ना मिले ऐसी स्थिति हो तो मैसेज छोड़ देंगे, मैं उसको आपको मुहैया करा दूंगा। मैंने इसको सैकड़ों बच्चों को और कॉरपोरेट में भी सैकड़ों लोगों को ये फिल्म दिखाया है, और थैंक्सिंग टू अंबुजा सीमेंट, मेरे कहने पर उन्होंने बहुत सारी सीडी मल्टीप्लाई करके बहुत सारे लोगों में बांटी भी है। अल गोर ने इनकन्वीनियंट ट्रूथ में पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बताई है और उससे कितना नुकसान हो रहा है, क्या आगे होगा, उसके बारे में अंगुली निर्देश किया। और ये सब हुआ 2000-2005 के बीच में जोरदार। नरेंद्र भाई ने पर्यावरण विभाग के अंतर्गत जो एक्शन लिए गए उसकी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है
कन्वीनियंट एक्शन। आपको पकड़ में आता है दुनिया के दूसरे छोर पर यह व्यक्ति कैसे इंपैक्ट कर सकता है? क्योंकि इनकन्वीनियंट ट्रूथ वर्ल्ड वाइड फेमस था और इन्होंने जवाब दिया कन्वीनियंट एक्शन। अब भले गुजरात के थोड़े एरिया में एक्शन लिए हो, लेकिन टाइटल तो दमदार है। आज रात 12 बजे के बाद अब ये नोट नहीं चलेगा। नोटबंदी की रात्रि को याद कीजिए। ऐसे ही आज रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन। अब तो मित्रों ऐसा बोलते ही लगने लगता है कि आज रात 12 बजे क्या होगा। तो दोस्तों, जो फाइनल सेगमेंट है उसमें से अगर एरो फिर से करे रिटर्न की ओर, तो सेल्फ अवेयरनेस की ओर जाएगा। मैं आपको फिर से प्रेजेंटेशन दिखा दूं ताकि आपका पूरा ध्यान चला जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। ये देखिए, सेल्फ अवेयरनेस की में से ये सोशल अवेयरनेस की ओर जा रहा है, जो अभी मैंने बताया। अजी इस अब एरो को रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेलियन गोल्डमैन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये देखना है कि सोसाइटी में जो चल रहा है क्या उसका मेरे पर इंपैक्ट है, मेरे इमोशन डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोग कह रहे अब खत्म हो जाएगा, तो क्या मैं मानता हूं खत्म हो जाएगा? आपको लगता हो कि सर ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। सेल में क्या होता है भाई? सेल में लिखते हैं 50% सेल लास्ट 3 डेज। एकदम वो सोशल अवेयरनेस। सब लोग कहते हैं अरे प्रेक्षा ते पेरू पेंट लीधु कि नहीं, सस्तु छे पेंटालून में। અને જયપાલ તું ક્યાં ડાકોડિયા મારે છે, 2 દિવસ છે। बस इतना ही सुनते ये सोशल अवेयरनेस का कंपोनेंट सेल्फ अवेयरनेस में घुस जाएगा और लोग भीड़ करेंगे। ये मुझे इसलिए पता पड़ा, डीसा में मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि पेंटालून में सेल आया है। तो मैंने कहा क्या करना? बोले एकदम सस्ता होता है 50%। तो मैं क्या करूं? नहीं, बोले ले आओ। मैंने कहा क्यों ले आऊं? मेरे पास पतलून की कमी नहीं है। बोले नहीं बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा मैं इतना वीआईपी हूं कि मैं जब पेंटालून में जाता हूं ना, पूरा स्टाफ हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर कहता है। मेरे लिए वो लोग सभी प्रकार के पतलून शर्ट इस्त्री करके टांग के तैयार रखते हैं, और मुझे जो भी चाहिए वो ले सकता हूं। तो मैं क्यों अपने घर में उसकी भीड़ इकट्ठी करूं? उसको ही कर रखने दूं ना। कितनों को पकड़ में आई ये बात? गोरेपन की क्रीम 7 दिन लगाओ गोरे हो जाओ। कहाँ सेल्फ अवेयरनेस है? इसलिए मैं एरो को रिवर्स करना चाहता हूँ। सोशल अवेयरनेस होने से भी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है कि मैं कैसे लोगों की बात में आ जाता हूँ। ન્યૂઝપેપરમાં વાંચશો ને કે સોનાની બંગડી લઈને ગઠિયો ફરાર, એકના ડબલ કરવાના લોભમાં પૈસા ખોયા। जरा भी सोचते नहीं कि नोट तो रिजर्व बैंक छापता है। अब ये व्यक्ति मेरे लेकर के डबल कैसे कर सकता है? रिजर्व बैंक के उसके क्या कोई कनेक्शन है? अगर वो वहां से उठा के ले रहे तो ये तो चोर है। ये भी तो सिंपल है। दक्षिण भारत में एक साईं बाबा हुआ करते थे, वो हवा में यूं करके घड़ी निकालते थे। मैं तो इन दिनों कॉलेज में था, तो मुझे कहते यार गजब है। मैंने कहा जरा दिमाग चलाओ, ये एचएमटी की घड़ी निकालते तो फैक्ट्री में से उठाई, क्योंकि हाथ में तो घड़ी बनती नहीं। अगर ये कोई चमत्कार करके उठा भी रहे तो ये तो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत सजा के पात्र है, ये तो चोरी है। कोई भी रीत से वो अगर उठा रहा है घड़ी, तो कभी हम ऐसा नहीं सोचते कि घड़ी निकलती है, अंगूठी निकलती है, चेन निकलती है, पर खरबूजा नहीं निकलता, क्योंकि वो तो कपड़े के अंदर छिपाया नहीं जा सकता। ऐसी कोई बड़ी पतीली नहीं निकलती, प्रेस्टीज का कुकर नहीं निकलता जो काम में भी आए। घड़ी पहनने से थोड़ी समय सुधर जाता है, समय तो वैसा का वैसा रहता है। तो कोई मुझे कहे कि ये आपके सामने आते तो आप क्या करते? तो मैं कहता साष्टांग प्रणाम करता, उनका धन्यवाद करता। उन्होंने दक्षिण भारत के
करीब 15,000 गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा दी। पर मैं उनको भगवान नहीं मानता। हाथ में से घड़ी निकालना केवल जादू है और वो मुझे मालूम है वो कैसे होता है। ये जादू करके अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम को धन्यवाद, सलाम, प्रणाम। राजकोट में सत्य साई हॉस्पिटल चलती है, उसके अंतर्गत गरीबों का, बच्चों का फ्री में इलाज होता है। धन्यवाद। सोशल अवेयरनेस से हमें ये मालूम पड़ता है कि हम सेल्फ अवेयरनेस में देखें और पागलों की तरह दूसरों की हाँ में हाँ ना मिलाए और दूसरों की ना में ना मिलाए। देखे, विवेक अपने अंदर रखे कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस अथवा कोपिंग विथ इमोशन का पूरा इनपुट का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग मेरे साथ हंसे, एक भी रोया नहीं, घर पे जाके रोए होंगे। कोई मेरे साथ मैसेज करते हो, मैं कुछ लिख देता हूँ तो रो पड़ते हैं, तो मेरे साथ आप बहे हो। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार। एक शिक्षक अपने को दीवार के सामने कभी अभिव्यक्त नहीं कर सकता। दोस्तों, लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया चली, उस समय मन में जो भाव आया उसके चलते ये 9 सीरीज हुई। करीब आज 129वां अथवा 130वां एपिसोड होगा। इतने समय की यात्रा आप मेरे साथ चले हो, इससे आपने मेरे अंदर भी पुष्टि की कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ जो कि मीनिंगफुल है, महत्वपूर्ण है, जिंदगी को बेहतर बनाने की है। इससे मेरा विश्वास और बढ़ा है और मैं असंख्य लोगों के जीवन में अभी भी प्रदान कर सकूंगा। तो मेरा विश्वास आपने दृढ़ किया, इसके लिए आपको पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जैसे बताया, दीवार के सामने मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपने मेरे एक्सप्रेशन को सराहा है, एप्रिशिएट किया है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया है। अभी तक इतनी स्टोरीज मुझे मिली है जिससे मेरा दिल भी गदगद हुआ है कि लोगों ने मेरी बातों को स्वीकारा, उसके ऊपर काम किया, अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट पाए। और पहले भी बता चुका हूँ, मेरी लाइफ तेरी लाइफ ऐसा कुछ नहीं होता, केवल लाइफ होती है। हम कलेक्टिवली लाइफ समझे तो हम मिल के आज के दिन तक काफ़ी लाइफ में अच्छा काम कर सके हैं, तो और भी करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।